अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुशामदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। प्रोग्राम के पहले से में नाज़रीन हम बात करेंगे बहर अरब से उठने वाले समंदरी तूफ़ान का वाइपर जॉय, जो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ भारत और पाकिस्तान की साहिल की जानिब बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब शायद कमोबेश 400 किलोमीटर दूर रह गया है कराची के साहिल से। और बताया ये भी गया एनडीएमए की जानिब से कि अब ये कैटेगरी 3 के इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो चुका है, जिसकी रफ्तार जो है वो 140 से 150 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से है। और इस वक्त कराची और इसके गिरदनवा में जो गर्द आलूद जखड़ और हवाएं चल रही हैं और साहिली पट्टी पे अब कहा जा रहा है कि शायद आज से बारिशें भी शुरू हो जाएँ, जबकि ख़ुद जब ये समुद्री तूफ़ान साहिल से टकराएगा तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कराची में 113 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। तो एक ऐसा शहर कि जिसमें पहले ही ड्रेनेज का कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं है और गुज़श्ता बरस भी हमने बारिशों के दौरान देखा कि कराची के अंदर बड़ी एक अबतर सूरत हाल पैदा हुई, कई अमवात हुई और शहर कई दिनों तक एक तरह से मुअत्तल रहा पे। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कराची से समंदर से मेराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किए हैं और उनके साथ मौजूद हैं जवाद नैमन साहब के जो मौसमियाती एक्सपर्ट हैं। तो पहले चलते हैं महराज की जानिब। महराज, इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि कहीं 1 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो बड़े ख़तरे से दो चार हैं। तो क्या अब तक एवैक्यूएशन हो चुकी है? वो इलाके के जो बराह रास्त पहले मरहले में मुतासर होंगे वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है और जो हिफाजती इंतजाम हैं वो सारे इन प्लेस हैं, वो बड़े बिल बोर्ड्स बाकी चीज़ें हटानी थी, सब कुछ हो चुका है या अभी तक सिर्फ हम ऐलानात की हद तक सुन रहे हैं चीज़ों को? देखिए ये कराची है, जाहिर सी बात है ऐलानात होते हैं तो उसमें उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त लगता है उस पर इम्प्लीमेंट होने में। तो कराची में भी सूरत हाल ऐसी है। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ ही ऐलान कर दिया था जी तमाम होर्डिंग्स और बिल बोर्ड जो बड़े बड़े लगे हुए हैं, क्योंकि बारिशों की और तेज़ हवाओं के साथ आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है, तो इस हवाले से उनको हटाना बहुत ज़रूरी था। ऐलान हुआ, जिसके बाद हुक्म भी जारी हुआ, तो तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर से तो बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो बोर्ड्स थे वो हटा दिए गए हैं। इसके साथ साथ दूसरा मामला था यहाँ जो मखदूश इमारतें हैं उनको खाली करवाने का, तो वो काम भी चल रहा है। कल रात से काम शुरू हुआ था कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर लियारी और जो ओल्ड सिटी एरिया है और सदर टाउन का इलाका है जिसमें रंचो लाइन और पुरानी आबादी आराम बाग वगैरह शामिल है, बंस रोड शामिल है। तो वहाँ पर जो है इमारतों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया था, जो अभी भी जारी है। इमारतों को खाली करा के उनको सील किए जाने का सिलसिला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने आज यहाँ मुख्तलिफ साहिली इलाकों का दौरा भी किया है, जिसमें ख़ासतौर पर जो है इब्राहिम हैदरी की मुख्तलिफ इलाके हैं जेटी से अतराफ़ में और साहिली पट्टी के साथ, और छोटे छोटे कुछ जजीरे भी हैं, वहाँ से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला कल से शुरू किया गया था। कुछ लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उनको समझा बुझा के बमुश्किल तमाम उन छोटे जजीरों से निकाल कर महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया है। पाकिस्तान रेंजर्स भी इस हवाले से काम कर रही है, सिंध पुलिस भी इस हवाले से काम कर रही है कि अगर मुमकिन तौर पर कोई सैलाबी सूरत होती है और ये जो वाइपर जॉय नामी तूफ़ान है अगर ये आता है, तो उसके बाद जो शहर में कराची में बारिश का इम्कान जो जाहिर किया गया है वो 113 मिलीमीटर का, तो ये तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि इस कराची में बदकिस्मती से तामीरात तो बहुत हुई, लेकिन सेवरेज की तरफ जो है ध्यान, ड्रेनेज की तरफ ध्यान जो है किसी ने खास नहीं दिया, जिसके वजह से एक आम बारिश में भी यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। बहरहाल इदारे अपने काम कर रहे हैं। यकीनन मैं ज़रा चाहूँगा कि जवाद नैमन साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। जवाद साहब, इनफैक्ट इस वक्त सिंध हुकूमत जाहिर सी बात है लोगों को अलार्म कर रही है, बट कह रहे हैं कि साथ में पैनिक भी नहीं ले, लेकिन इन सारे मामलात को इतना नॉन सीरियस वे में भी ना देखा जाए। आपको क्या लगता है इस वक्त जो ये तूफ़ान है वो कितना कोई सीरियस थ्रेट है बिलखसूस साहिली पट्टी के लिए, और बाद में फिर जैसे कहा जा रहा है कि कराची में भी बारिशें बड़ी मूसलाधार होंगी तो वहाँ तो ड्रेनेज के निज़ाम के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। तो कितना कुछ लोगों को इस हवाले से तैयार होना चाहिए और कितना आपको लगता है कि मामला ख़तरनाक हो सकता है? सर देखिए, इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके मुताबिक ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टेज की सूरत में मौजूद है। रसली कराची से 400 किलोमीटर के आसपास थ्रेट लेवल के हवाले से अगर बात की जाए तो जितने भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत लाज़मी भी हैं, क्योंकि ये एक खासा ताकतवर समुद्री तूफान है और ये हमारे शहर से, हमारी साहिली पट्टी से बहुत करीब से होता हुआ गुजरेगा।
तो इसके हवाले से डैमेजिंग विंड भी रहेंगी। विंड स्पीड भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ये 110 to 120 किलोमीटर तक जा सकती है। साथ ही साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी रहेगा। शहर कराची की अगर हम बात करें तो 13 तारीख की शाम या रात से, इनफैक्ट अभी दोपहर से ही जो है वो शहर कराची में तेज हवा के झटके चल रहे हैं, गर्दालुद हवाएं हैं, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे इसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा हमारी खायली पट्टी से, इसके असरात तेज बारिशों, तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के सूरत में जो है वो हमें नजर आएगी। सही। और आपके ख्याल में ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है डैमेज उतने ज़्यादा सीरियस होंगे। फिर अगेन हम बात कर रहे हैं कराची में अगर बारिशें बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं तो उस सूरत में तो खुद कराची के अंदर जो लोगों के लिए एक अरेंजमेंट्स किए गए हैं मेक शिफ्ट, आपको लगता है कि फिर वो वर्केबल होंगी या कहीं और अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी? क्योंकि खुद कराची इतना बड़ा शहर, वहाँ कितनी बड़ी आबादी, वो खुद ट्रबल में होंगे। तो जो इनफैक्ट थ्रेट परसेप्शन है हुकूमत के एंड पे वो आपको ठीक लग रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो अरेंजमेंट्स की जा रही हैं आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, भाई इतनी होनी चाहिए जितनी की जा रही हैं? सर बिल्कुल काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। इनफैक्ट इस दफा जो है वो काफी अच्छा चीजें देखने में आई कि वक्त से पहले जो है तमाम इदारे, हुकूमती इदारे जो है वो वक्त से पहले ही एक्टिव हुए और अब तक जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं काफी जरूरी हैं, काफी हद तक बेहतर भी हैं। रही बात आपने ड्यूरेशन की जो बात कही, तो अब तक यही नजर आ रहा है कि 13 तारीख की शाम या रात और मोस्टली 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है इस तूफान की पीक इंटेंसिटी के असरात होंगे इन फॉर्म ऑफ तेज हवाएं और हैवी रेनफॉल के उसमें। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कराची के अक्सर इलाकों में जो है वो हैवी स्पेल चलेंगे और काफी सारे एरियाज ऐसे होंगे जो ट्रिपल डिजिट्स को क्रॉस भी कर जाएं, ट्रिपल डिजिट्स को टच भी कर जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी इक़दाम हैं, आपको शहर कराची है और यहाँ पर अगर 40-50 मिलीमीटर बारिश भी एक स्पेल में हो जाए तो काफी ज्यादा इलाकों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। ये जो सिचुएशन है तूफान 13 तारीख की शाम रात से लेके 17 तारीख तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि असरात जो है वो कराची के में रहेंगे। ओवरऑल अगर कराची की स्पेसिफिकली बात करें तो 15 तारीख और 16 तारीख ये मैक्स पीक इंटेंसिटी वाले डेज होंगे, तूफान बिल्कुल करीब से हमारे से गुजर रहा होगा। लेकिन महराज, अब मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट के आखिर में क्विकली बताइएगा कि इस वक्त समंदर का मूड क्या लग रहा है वहाँ पे पीछे, आप क्या क्या फीलिंग आ रही है वहाँ पे कि कहीं हल्के हल्के मसरात फील कर रहे हैं कि तूफ़ान अब करीब है कराची से? देखिए जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त जो साहिल पर सूरत हाल है, सी व्यू पर लहरें पहले तो काफ़ी दूर थी, समंदर काफ़ी दूर हमें नज़र आता था, लेकिन अब जो है समंदर में कुछ तेज़ी भी नज़र आना शुरू हुई है और लहरें भी इसकी तेज़ हो गई हैं और वह साहिल से आके टकरा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वैसे ही पहले दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी चंद रोज़ पहले ही और DHA और इसके अलावा पुलिस का अमला यहाँ पर खड़ा है जो कि पब्लिक को इन मुकामात पर आने नहीं दे रहा है और उनको मना किया जा रहा है कि वो समंदर की जानिब ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद लोग गलियों से और मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। समंदर इस वक्त ऐसा वाकई लगता है कि बिखरा हुआ है। अगर मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा सा दिखाएं जूम करके तो अच्छी खासी जो है वो नज़र आ रही हैं और बिल्कुल साहिल से आके जो है वो टकरा भी रही हैं। कभी इनमें तेज़ी आ जाती है और कभी थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है, लेकिन इस मंज़र को देखने के लिए भी, हालांकि तूफ़ान जो होता है वो एक खौफ की अलामत होता है, हाँ, लेकिन कराची के शहरियों के लिए शायद ये एक नई चीज़ है। तो शहरी तफरीहन इसको देखने की जो है वो शदीद तमन्ना रखते हुए यहाँ का रुख कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और DHA का जो हमला है ज़ाहिर सी बात है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करने दे रहा, तो उनको यहाँ से रिटर्न कर रहा है। जी सही महराज, बहुत शुक्रिया आपका जवाब। नमन साहब आप शुक्रिया। यकीन इसमें कोई शक नहीं है कि ख़तरात हैं और इसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होगी। वापस आते ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और इस सेगमेंट में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और उनके साथ मौजूद हैं लाल चंद मली साहब, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। बैरिस्टर दानियाल साहब, सबसे पहले से आपकी तरफ ही आऊँगा मैं और जानना चाहूँगा, आज वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने फिर 9 मई के वाक़े को लेके एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में बगावत, म्यूटनी, जो भी नाम दे उन्होंने कहा कि 2014 से इसकी बाकायदा से साजिश हो रही थी
और 9 मई इसका नुक्ता अरूज था। तो सर अब अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत वक्त बार बार ये कह रही है कि नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। फिर हमें कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज सुनने को देखने को मिलती है, उसमें भी ये लिखा होता है कि जी नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। बट कोई किसी किस्म का अभी तक एक्शन लेने में ताख़ीर हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन कहाँ पे है। कई इत्तेहादी आपस में इस बात पे एग्री नहीं कर रहे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ऐलानात तो बड़े हैं बट एक्शन आर मिसिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इफ्तिखार साहब, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि इधर आपने अरेस्ट तो किए हैं सेकंड टियर के, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने ये सारा 9 मई का किस्सा शुरू किया था, जिन्होंने ये सारी इसकी जड़ जिसका पौधा लगाया था, जिन्होंने लोगों को प्रवोक किया था, आज भी देर रोमिंग अराउंड फ्री, और उनके साथ अभी तक तो कुछ किया नहीं गया। और मुझे लगता है कि अगर आपने फ्यूचर में इस तरह के फ़ैसले और इस तरह की चीज़ों को रोकना है कि हमारी मुल्की सॉवरेंटी के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर दोबारा, और हमारी ख़ास तौर पे अपनी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को सज़ाएँ दें, या वो लोगों को कोर्ट सज़ाएँ दें जो इसमें मुलविस थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे। देखें, आगे तो सारे मोहरे हैं, जो इसके मास्टरमाइंड है वो आज भी खुले आम फिर रहे हैं, और जब तक उनको सज़ा नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कोई इसमें बेहतरी आएगी। सही। और कहीं ऐसी कोई डिबेट हो रही है बैरिस्टर साहब के पीपल्स पार्टी या नून लीग के कुछ हलकों में कि जो लोग बराह रास्त इन हमलों में मुलविस थे उनको तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, बट जो फिज़िकली वहाँ पे नहीं थे उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चलने चाहिए? कोई ऐसी डिबेट किसी जगह पे हो रही है? आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात आई हो? देखें इफ्तिखार साहब, पहली बात है कि सेक्शन 2 है ऑफ द आर्मी एक्ट, और वो पहले ही, और 2D और 2DDD जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1921 जो है, वो तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है ऐसे लोगों को जो सरकारी अमलात के ऊपर, आर्मी बिल्डिंग्स के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करते हैं। और वो और भी चीज़ जो अट्रैक्ट करता है कि उनके मास्टरमाइंड्स को भी, कि अगर कोई तंजीम, कोई दहशतगर्द जो उसमें मुलविस हो और उसके जो मास्टरमाइंड्स हों, उनको भी इसमें सज़ा की बिल्कुल प्रोविज़न है, और इसमें उनका ट्रायल किया जाए। ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द, ये हमारा, ये पहले ही, आज से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो इसमें अब बिल्कुल बहस हो रही है, और मेरा ख्याल है कि अगर आपने चीज़ों को बेहतर चलाना है, इस मुल्क को चलाना है, तो ये गाली गलौज की सियासत, जलाओ घिराओ की सियासत, मुल्क को आग लगाने की सियासत, इदारों को तकसीम करने की सियासत पीछे रह गई है, और उन लोगों को सज़ाएं देनी चाहिए, वो मिलिट्री कोर्ट्स हों या नॉर्मल कोर्ट्स हों, जो इसमें मुलविस थे, जिन्होंने पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स बन के फंडिंग के थ्रू पाकिस्तान के अमलात को वो नुकसान पहुँचाया जो आपके आज तक दुश्मन नहीं पहुँचा सके। और उसको जब तक आप उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं कि एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। लालचंद मलिक साहब, सर वज़ीर दाखिला ने आज कल एक जो JT में पेश हुए हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने माजी में कुछ इल्ज़ामात लगाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे, वज़ीर दाखिला पे, और एक सीनियर फ़ौजी अफसर पे कि शायद वो उनको कत्ल करना चाह रहे हैं। बट उनके सामने कुछ चीज़ें रखी गई, उनसे सवालात किए गए, तो जवाब तो उनके पास नहीं थे सर। और ये भी जब उनसे पूछा गया था कि आपके पास एविडेंस क्या है कि ये लोग आपको कत्ल करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये फरमा दिया कि जी मुझे तो किसी ने बताया था और बताने वाले का नाम भी उन्हें नहीं पता। तो सर अगर सबूत मिसिंग है तो फिर इतने बड़े इल्ज़ाम जब लगाएंगे तो फिर उनको कैसे डिफेंड करेंगे आपके चेयरमैन? शुक्रिया इफ्तिखार भाई। सबसे पहले तो राना संधाला साहब जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इमरान खान के मुल्ज़िम हैं, पर इल्ज़ाम है इमरान खान पर कत्ल करने की साजिश का। उसके साथ शहबाज शरीफ और बाकी लोग भी पर भी इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, एक GIT बनी, और GIT बड़ी तेजी से काम कर रही थी, और उसने एस्टेब्लिश किया उस पर 3 हमला आवर थे। लेकिन जैसे ये हुकूमत चेंज हुई, उस GIT को भी चेंज कर दिया गया, उसमें रुकने डाले गए,
और उनको काम करने नहीं दिया गया। और इवन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पे जो कातलाना हमला हुआ, उसकी मर्जी की एक FIR तक नहीं हुई। खान साहब बिल्कुल उन्होंने आज भी वो स्टैंड बाय करते हैं, जिन लोगों पे उन्होंने इल्जाम लगाया वो उनके मुलजिम हैं और वो उस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन जब तक एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन नहीं बनता तो ये जो कातिल हैं, जिन पे कत्ल के मुलजिम है, कातलाना हमले के, तो उनकी बनाई हुई GITs के सामने और आजकल जो रूल ऑफ लॉ की पोजीशन है, जहां पे इवन पाकिस्तान के आइन को इन्होंने मुअत्तल करके रख दिया है, तो उस सूरत में उनके सामने पेश होकर उनके सामने सबूत देना कोई अकल की बात नहीं होगी। हम यकीनी तौर पे लालचंद साहब वही मुलजिम तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो हमें नहीं तो मीडिया के सामने लेके आए, अदालत पे पेश कर दे। सर कहीं तो होने चाहिए ना। बट अगर जवाब ये मिले कि उन्हें तो ये मालूम भी नहीं है कि कौन बताने वाला था कि ये लोग उनको कत्ल करना चाह रहे हैं। ये उसको कह रहे हैं कि मीडिया के सामने ले आए जिसका नाम लेने पर इन्होंने पाबंदी लगा रखी है। अब मीडिया में इमरान खान के जगह पे कासिम का अब्बा कहा जा रहा है, उस मीडिया की ये सामने लाने की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन, कानून और फंडामेंटल राइट्स के साथ ये मजाक कर रहे हैं। जब तक कोई इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनेगा, ना सिर्फ इसके लिए आपने अभी जिक्र किया 9 मई का, हमने कहा उसकी मजम्मत की, 9 मई के वाकयात की, और हमने कहा कि जब तक एक कमीशन बैठकर उसका फैसला नहीं करता, उसकी इंक्वायरी नहीं करता कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इस सारे वाक़े का फायदा किसको हुआ है, उसको बुनियाद बनाकर आप जो है एक पार्टी को टारगेट करें, ये मुनासिब नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। और लेकिन ये अपनी जगह पे एक सवाल अभी तक है जिसका जवाब बहरहाल तसल्ली बख्श हुकूमत वक्त शायद नहीं भी दे पाई। एक छोटे से लिए मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बैरिस्टर साहब के सामने ये सवाल भी रखेंगे और साथ उनके अपनी पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं शाहिद खाकान नवासी की शक्ल में, वो कितनी दुरुस्त हैं, कितनी लॉजिकल हैं और उन्हें क्या सुनना भी जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। एक छोटी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बैरिस्टर दानियाल साहब आप ही की तरफ आएंगे। सर एक तो ये बार बार जो सवाल उठ रहा है, एतराज़ उठ रहा है कि एक सारे मामले का एक कोई कमीशन बना दें ताकि सबको मौका मिल जाए, और आपके ऊपर भी जो उंगलियां उठ रही हैं कि शायद इस वक्त सारे मामले को बड़ा एक तरह से डूबियस रखा जा रहा है, तो क्लैरिटी आ जाएगी। या अब आपको भी लगता है कि नहीं कमीशन तो माजी में मिट्टू पाव के लिए जब मिट्टी डालनी होती किस चीज़ पे कमीशन बना दिए जाते हैं, शायद ये भी मामला जब कमीशन की तरफ गया तो लंबा ही हो जाएगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली सर जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स गोया कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है, तो कोई और नाके तो हो लेकिन खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म, वो तो कह रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिस तो बड़ी डैमेजिंग होगी, ख़तरनाक होगी, इस तरफ तो जाना नहीं चाहिए था हमें। देखें इस्तेकाम पाकिस्तान को बनाने का हमारा तो कोई वो नहीं है इसमें रोल, और ना ही हमारी ऑब्वियसली आपका नहीं है, बट एक डेवलपमेंट तो जी तो शायद साहब का अपना व्यू हो सकता है इस चीज़ के ऊपर मुझे, क्योंकि मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं एग्जैक्टली सुनी उनकी स्टेटमेंट क्या है। लेकिन जहाँ तक बात है, देखें जो हम बात कर रहे हैं कमीशन की, आपने बात की कि देखिए कमीशन जो है वो वाकई पाकिस्तान में जब तक कमीशन जिस चीज़ के ऊपर आपको कोई हल नहीं चाहिए उतना आप कमीशन बना देते हैं, या उसके ऊपर मट्टी डालो या अपनी मर्ज़ी से बंदे लगा के कर लो। हम चाहते हैं कि फ्री ट्रांसपेरेंट आपकी इंक्वायरीज़ हों, आपके सामने आएँ, इन्हीं कोर्ट्स में चलें और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। कि देखिए इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई लैला मजनू की कहानी तो है नहीं। जिन लोगों ने किया वो सामने बैठे हैं, जो करवाते वो सामने बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी फ़ोन कॉल्स मौजूद हैं, उनकी पहले प्लानिंग की कुछ क्लिप्स मौजूद हैं, उनकी ऑडियोज़ जो प्लानिंग करने के बीच की थी वो मौजूद हैं। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जो अभी इस्तेमाल की जाएंगी और सामने आएंगी। लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, या फिर साथ एक और लॉ का मैक्सिम है कि सिलेक्टिव जस्टिस सर्व्स नो जस्टिस रादर इट सपोर्ट्स इनजस्टिस। ठीक है, तो अगर आप उन छोटे लोगों को जिनका कोई पीछे वाली वारिस नहीं है उनको सज़ाएं दे रहे हैं तो फिर बड़ी मछलियों को भी दें।
इसमें क्या भाम है या क्या जो मुलव्वस हैं उनको दें, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। हम कोई पिक एंड चूज़ की तो बात कर नहीं रहे। जो मुलव्वस हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवोक करते रहे हैं, जो जलाओ घिराव में इनको लोगों को ट्रेन करते रहे भेजते रहे, उनको उठाएं और जेलों में डालें और उनका ट्रायल करें और लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। और दूसरी बात जो आप लेकिन इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि देयर इज एनफ एविडेंस टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट, गोया कि आपके पास इतने ठोस शवाहिद आ गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि जब वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तो फिर ये सजाओं से बच नहीं पाएंगे। सर देखिए कोर्ट्स का भी तो एक 2014 से हो रही है कॉन्स्पिरेसी एक, तो किरदार सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर ही है या दाएं बाएं भी? क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमत वक्त तो कुछ और इदारों को बिलखसूस अदलिया को भी हद तक तनकीद बनाती रही है, तो हम समझे क्या? क्योंकि जब आपके पास सबूत आ गए तो सर किरदारों के बारे में भी तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए एक तो तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक है वो लाडले वाला कि जहां आप और जमातों को, इनको मैंने पहली दफ़ा देखा है अपनी 10, 12, 13 साल की प्रैक्टिस में कि लीगल प्रैक्टिस में कि रिमांड के ऊपर आप बेल दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि आप अरेस्ट हुए बंदे जो जेल में हो उसको बुला के आप मर्सिडीज़ गाड़ी में अपने गेस्ट हाउस में ऑफ़र कर रहे हैं, ठहरा रहे हैं और अगले दिन कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में जाके पेश हो। यह हमने पहली दफ़ा देखा है। और ये भी हमने पहली दफ़ा देखा है कि इतना लाडलों वाला सलूक का हमें 6-6 घंटे पहले, 4-4 घंटे पहले बुलाया जाता था और हम अपनी सज़ाएँ कर लेने के लिए वहाँ बैठते थे। हमने जलाओ गिराओ की बात नहीं की, हमने आग लगाने की बात नहीं की, हमने मुल्क को बंद करने की बात नहीं की। हमने फेस किया और हमें उम्मीद थी कि हमारा रब जो है हमें इंशाल्लाह इनसे मुश्किलात से, इन चीज़ों से निकालेगा। बिकॉज वी सर्व द कंट्री विद ट्रूथ, ठीक है ना। दिन रात एक करके मेहनत करके हमने इस मुल्क को सर्व किया है जब हमें मौका मिला है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके लीडरान हैं, उनको उठाएं। आप पिछले 4 साल में एक ब्रिज का तो आप कह नहीं सकते, एक पुल तो जो उन्होंने बनाया हो, कोई उन्होंने मुल्क का काम नहीं किया, झूठे वादे और झूठी बातों के अलावा कोई डिलीवर नहीं किया। तो आई थिंक कि क्या नाम है, जो आगे जो चलने के लिए जो ओनली वे फॉरवर्ड नाउ इज़ के अकाउंटेबिलिटी हो, वो लोग फेस करें और जो इन्वॉल्व हैं वो सामने आएँ और जो नॉन स्टेक एक्टर्स हैं वो भी सामने आएँ। एंड दे शुड ऑल, देखें ना, आपकी जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसकी सबसे मज़े की बात ये होती है कि जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि कॉन्स्पिरेसी में है। तो इन लोगों को, मासूमों को तो शायद पता भी ना हो, लेकिन जिनको पता था और जिनके हाथों में खेल रहे थे, देखें ना, खलीलजाद जो है कश्मीर पूरा जाने के ऊपर तो कोई स्टेटमेंट नहीं देता, किसी की चीखों पुकार नहीं आती, किसी यहूदी लॉबी की चीखों पुकार नहीं आती कश्मीर के ऊपर, या जो हमारे बच्चे, हमारे धमाके होते हैं। लेकिन इमरान खान को एक दिन में उठा के आप डालते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, बिकॉज ये इनका एजेंट है, इनको सपोर्ट करता है, इनकी जुबान बोलता है और इनको फायदे पहुंचाते हैं बस। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि हर दौर के लाडले होते हैं। आजकल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी लाडले हैं, उनके ऊपर भी बड़े सवालात माजी में उठते थे, लेकिन आज एक नई पार्टी बनी और मैं तो हैरान हूँ सर कि उस पार्टी बनने में सबसे ज़्यादा खुश नून लीग लोग हो रहे हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, अगरचे अपोजिशन में कोई पार्टी आए तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। एनीवे, लालचंद मलिक साहब इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि अदालतों में जाएं, अदालतें तो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आपको यकीन भी है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, तो अगर तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि आप वहाँ पेश करके अपने आप को सुरखरू कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है सर। इस वक्त भी आपके जो चेयरमैन है वो तो अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं। भाई अभी जो बैरिस्टर साहब ने बात की कि बड़ी मछलियां पकड़ी जानी चाहिए, मैंने बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, मैं इनकी तारीफ करता हूँ। साइकिल चोर जो है वो जेलों में है और जो अरबों रुपए की चोरी की है वो लंदन में है। वो भगोड़े हैं, वो मुजरिम हैं, ये उनको सजाएं हुई हैं, लेकिन वो मुल्क से पैसा लूट के अपने औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ वो मुल्क में वापस आने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक लाडले होने की बात है तो जितना अदालती अहकामात पे गए हैं सर, वही कह रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। जितने नवाज शरीफ लाडले रहे हैं, अदालतों पे हमला करने के बावजूद, फिजिकल हमला करने के बावजूद, जजेस को पीटने के बावजूद, फोन पे अहकामात वो जजेस को देते रहे हैं, और फिर एक इतना अरबों रुपए की चोरी के केसेस, अरबों रुपए उन्होंने मुल्क से लूटे। एवन फील्ड में जाके, वो हम नहीं कह रहे, पनामा लीक्स में आया, उन्होंने फ्लैट्स खरीदे और वो 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर देकर मुल्क से बाहर चले गए, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे ज्यादा लाडला क्या होगा? अब दूसरी बात में जो बहुत अहम है आज के हवाले से, वो मैं ये करना चाहता हूं कि देखें, एक 9 मई का वाकया हुआ है,
उसके बाद इंसानी हुकूक पाकिस्तान में मुअत्तल कर दिए गए हैं। न ख्वातीन, न बुजुर्ग, न बच्चे, कोई महफूज नहीं रहा है। लालचंद साहब, एक छोटे से टाइम चेक के लिए मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। जब वापस आएंगे तो आप यहीं से अपने आर्गुमेंट को कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। लालचंद मलिक साहब, आप ही से सर आएंगे। और अगरचे आप कह तो रहे हैं, लेकिन अगेन देखा जाए तो अब तो कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई जिससे ये साबित हुआ है कि ख़वातीन के ऊपर कोई तशद्दुद, कोई ज़्यादती नहीं हुई। तो कुछ तो लगता ही है कि आप भी जो बातें कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बाहर एक ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है जिससे हुकूमत वक्त के लिए आप लगता है कि कोई मुश्किलात पैदा करना चाह रहे हैं। मीडिया के फ्रंट पे चीज़ें ऐसी हो नहीं रही होती जो बताई जा रही हैं। सर मैं दो चीजें इस पे कहूंगा। देखें, एक जो उन्होंने कल रेजोल्यूशन की है कि 9 मई के वाकयात को एक दिन की डिले के बगैर जो है आर्मी कोर्ट्स पे चलाकर खत्म किया जाए, उस पे मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो कमीशन ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने स्टेटमेंट में ये दी है कि आज के ये जो जल्दी है, ये इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत फेयर ट्रायल नहीं चाहती और अपने जो आइन में हक दिया हुआ है उससे लोगों को महरूम करना चाहती है। हम तो एक पिटीशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द आर्मी कोर्ट्स, और वो हमारे अलावा और भी लोगों ने काफी सुप्रीम कोर्ट को इस पे अप्रोच किया है। अब दूसरी तरफ आए कि जो पाकिस्तान की जेलों के जो हालात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल्स पे रिपोर्ट होता रहा है, वो वैसे ही जो है इतने बुरे हैं जिसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। जो ख्वातीन अंदर थी, उन्होंने बाहर आके ये कहा, उनको रात को जगाया जाता है, उनको तंग किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो जेल में रहे, उन्होंने हमें बताया कि उनको इवन तकिया तक नहीं दिया गया, अखबार पढ़ने को लिए दिया जाता था। जो आम मुजरिम थे, जो चोर थे, डकैत थे, उनके मुकाबले में भी जो सियासी कारकुनों को जो सहूलियात थी वो कम थी। आप खुद देख रहे हैं कि अली मोहम्मद खान को 5 बार गिरफ्तार किया गया, वो जेल से निकलते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। और शहरियार आफरीदी के कल भाई की डेथ हुई है, वो उसकी जनाजे नमाज पे नहीं भेजा गया, उसको नहीं जाने दिया गया। ये बहुत ही एक जुल्म है। और ना सिर्फ ना जाने दिया गया, और लेकिन वो जो जनाजा पढ़ के उसका कजन वापस जा रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये साई साहब को आज कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। ये तो हम नहीं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। ये इतनी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसको आप ये कल सर कुछ बातें तो ऐसी हैं सर, अब देखें ना, और 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पूरा सीनियर आदमी है, 70 साल से ऊपर उम्र है सर। आपने भी आज उनके साउंड बाइट सुने हैं। ना पंखा दिया जा रहा है, ना बी क्लॉस दी जा रही है। सर ज़रूर होंगे वो मुजरिम होंगे, बट सर थोड़ी ट्रीटमेंट तो बेहतर करें ना। ये एतराज़ात तो अपनी जगह पे दुरुस्त लग रहे हैं हमें। इफ्तिखार साहब, इनकी जो बात होती है ना, झूठ के ऊपर मबनी होती है। ये चोर 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 का नारा लगाते हुए इन्होंने 20 साल चोर चोर के नारा लगाए, लेकिन दर हकीकत में असल चोर कौन निकले? ये खुद आपको असल में कौन निकले? इनकी फरागोगी से लेकर इनके घर पे एक एक बंदा चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये एक्सपोज होते गए और ये औरों के ऊपर नारा लगाते रहे। मियाँ नवाज शरीफ को जिसने भी छोड़ा उसने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ में ये गलती है, इस पार्टी में ये गलती है, लेकिन किसी ने फाइनेंशियल करप्शन का तोहमत नहीं लगाई। वो चौधरी निसार हो या कोई और हो, इनको वो कसूरी साहिबा हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो या अपना क्लोजेस्ट बंदे हो, जिसने इनको छोड़ा, पहली चीज उसने क्या बोली कि इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट है। क्या बोला कि इमरान खान करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इनके इर्द गिर्द सब नोट बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठी बातें करते हैं, उकसाते हैं। इनकी तर्ज सियासत ये है, इनका तर्ज तरीका, तौर और तरीका भी यही है। और ये आज भी बगैर किसी सबूत की जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है चोर डाकू कहना, ये करना। आप सीपीए करप्शन प्राइस इंडेक्स को उठा के देखें, आप देखें कि इनके अदवार में करप्शन ज्यादा हुई या कम हुई। आपको आपके तकरीबन 6 पॉइंट्स आप ज्यादा चल गए। अगर उन्होंने करप्शन नहीं की थी तो आपका 30 अरब रुपए का मेट्रो 100 अरब रुपए के मेट्रो पे चला गया। तो ये सवाल झूठ के ऊपर इनकी सियासत में। खुदा हाफिज।